हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर का पार्ट 10, जिसके अंतर्गत हम आपको टॉपिक बताना चाहते हैं उपभोक्ता की बचत, प्रकट अधिमान सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंज्यूमर्स सरप्लस एंड रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। ये भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे भी एक क्वेश्चंस जरूर आता है आपके एग्जाम में। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं संबंधित प्रश्न। इस टॉपिक के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम पेपर में बनते हैं। पहला प्रश्न है जो आता है, उपभोक्ता की बचत का आशय एवं परिभाषा दीजिए, इसकी मान्यताएं तथा आलोचनाएं समझाइए। ये प्रश्न लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2012, 13, 15 और 18 में पूछा गया था। दूसरा प्रश्न है इस चैप्टर के अंतर्गत, प्रकट अधिमान सिद्धांत का महत्व समझाइए एवं इसका अर्थ भी बताइए तथा इस पर आधारित सिमुलेशन की मांग प्रमेय को समझाइए। तो ये दो प्रकार के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एग्जाम में बनते हैं और इससे संबंधित कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न भी बनते हैं। लेकिन यदि हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को समझ लेते हैं तो लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना आसान हो जाएगा। पहली हेडिंग हम समझते हैं, उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर्स सरप्लस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। उपभोक्ता की बचत के बारे में सर्वप्रथम विचार सन 1844 में फ्रांसीसी इंजीनियर R.J. ड्यूपिट ने प्रस्तुत किया, लेकिन इस अवधारणा का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रोफेसर मार्शल ने 1979 में किया। चलिए पहले हम एक व्यवहारिक भाषा में समझ लेते हैं कि उपभोक्ता की बचत क्या है। बचत का मतलब यह है कि जैसे दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, जैसे माचिस, समाचार पत्र, नमक या अन्य खाद्य वस्तुएं जो बहुत उपयोगी हैं। अब यदि ये वस्तुएं बाज़ार में प्रचलित मूल्य पर ना मिले तो हम उसके लिए अधिक कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये वस्तुएं हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अब जो कीमत हम चुकाने को तैयार हैं और यदि बाज़ार में हमें सस्ती मिलती है तो उस कीमत में जो अंतर होता है उसे हम उपभोक्ता की बचत कहते हैं। जैसे मान लीजिए माचिस 1 रुपये की मिलती है, लेकिन ये बहुत ही उपयोगी, यदि ये 10 रुपये की भी मिले तो हम लेंगे ज़रूर। तो चूँकि हम माचिस के लिए 10 रुपये देने को तैयार हैं और मार्केट में हमें 1 रुपये की मिल जा रही है, तो जितना हम देने के लिए तैयार हैं और बाज़ार में हमें जितने रेट पर मिलती है उसके अंतर को हम बचत कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 रुपये हमारे बच गए हैं। इसी को बचत कहा जाता है और यही उपभोक्ता की बचत है। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो डिफिनीशन लिखी हुई है इसके अंतर्गत उसी को बताया गया है कि किसी वस्तु का जो मूल्य हम देने को तैयार होते हैं तथा वास्तव में जो मूल्य चुकाते हैं, इन दोनों के अंतर को ही अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है, उपभोक्ता की बचत। अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल ने भी अपनी परिभाषा दी है कि किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत देने के लिए तत्पर रहता है तथा वास्तव में जो कीमत देता है उसके अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। इन्होंने बताया कि वस्तु के उपभोग से हम वंचित न रहें, उपभोक्ता जो कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है और वास्तव में जो कीमत हम देते हैं तो इसके अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। तो ये बिल्कुल व्यवहारिक रूप में हम इसको जानते भी हैं और ये एक आसान डिफिनीशन है कि उपभोक्ता की बचत क्या है। अमेरिका के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार, ये नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर सैमुअल्सन, इन्होंने बताया है कि कुल बाजार मूल्य तथा कुल उपयोगिता में सदैव अंतर होता है और यह अंतर एक प्रकार का आधिक्य है जो उपभोक्ता को प्राप्त होता है, क्योंकि इसकी कुल प्राप्ति इसके द्वारा किए गए कुल भुगतान से अधिक होती है।
ये प्रोफेसर सैमुअल्सन ने बचत की डिफिनीशन अपने आधार पर दी है। जानकारी के लिए हम बता दें कि प्रोफेसर सैमुअल्सन ये अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं जिनका जन्म 1915 में हुआ था एवं मृत्यु 2009 में हुआ था। 1970 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनको नोबेल पुरस्कार जो मिला था ये 1970 में मिला था और 32 वर्ष की आयु में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने थे। तो इन्होंने ये बताया है कि कुल बाजार मूल्य और कुल उपयोगिता में सदैव अंतर होता है। यह अंतर एक प्रकार का आधिक्य होता है जो उपभोक्ता को प्राप्त होता है और क्योंकि इसकी कुल प्राप्ति इसके द्वारा किए गए कुल भुगतान से अधिक होती है। इसके बाद एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर सेन, जिन्हें हम कहते हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। इनको नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला था। उपभोक्ता की उसकी खरीद से, इन्होंने बताया कि उपभोक्ता की उसकी खरीद से प्राप्त होने वाला अतिरिक्त संतोष उपभोक्ता की बचत कहलाता है। उपभोक्ता की उसकी खरीद से प्राप्त होने वाला अतिरिक्त संतोष उपभोक्ता की बचत कहलाता। मतलब हम जो इच्छा लेकर गए थे कि अगर इतने की भी 10 रुपये की कोई सामान मिलेगी, जैसे माचिस 10 रुपये की मिलेगी तो हम खरीद लेंगे, लेकिन वो हमें 1 रुपये में ही मिल जाती है तो हमें काफ़ी संतोष प्राप्त हुआ कि चलो कुछ कम में मिल गया। तो जो संतोष हमको प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं, उपभोक्ता की बचत। तो उपभोक्ता की बचत का मतलब होता है कि उपभोक्ता की बचत बराबर कीमत जो हम देने के लिए तैयार हैं माइनस कीमत जो वास्तव में दी जाए। जो देने के लिए हम तैयार हैं और जो वास्तव में दी जाए, दोनों के अंतर को ही क्या कहते हैं, उपभोक्ता की बचत। ये प्रोफेसर सेन के अनुसार डिफिनीशन है। इसके बाद हम देखते हैं उपभोक्ता की बचत का आधार क्या है। तो इसके आधार के अंतर्गत उपभोक्ता की बचत की अवधारणा का जो आधार है ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत हमने ये सीखा था कि जब किसी वस्तु की इकाइयों का लगातार हम पुनरावृत्ति करते रहें तो उसकी उपयोगिता घटती जाती है और लास्ट में उसकी उपयोगिता बिल्कुल न्यून रह जाती है और लास्ट इकाई से हमको जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे ही हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इसके बाद हम समझते हैं उपभोक्ता की बचत की तालिका। जैसे ये मान लीजिए इसमें कुछ कॉलम है, कीवी की इकाइयाँ। कीवी एक फल है। उपभोक्ता जो मूल्य चुकाने के लिए तैयार हैं और बाज़ार में कीमत, और इसके बाद उपभोक्ता की बचत। जैसे पहली इकाई में उपभोक्ता कीवी का दाम 60 रुपये देने के लिए तैयार है, लेकिन बाज़ार की कीमत 20 ही रुपये है। तो पहली बार में जो हमारी बचत हुई वो 40 रुपये की हुई। 60 माइनस 20, 40 रुपये की बचत हुई। दूसरी इकाई में अब उपभोक्ता की उपयोगिता घट गई, क्योंकि उसी इकाई की जब पुनरावृत्ति करते हैं तो घट गई। अब वो कहता है कि हम 50 रुपये देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाज़ार की कीमत 20 ही रुपये है, तो इस बार भी उसकी बचत 30 रुपये की हुई। तीसरी इकाई में वो कहता है कि हम 40 रुपये देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाज़ार कीमत 20 ही है, तो इस बार उसकी बचत 40 माइनस 20, 20 की हुई। चौथी इकाई में वो 30 रुपये देने के लिए तैयार है, बाज़ार कीमत 20 है, तो उपभोक्ता की बचत 30 माइनस 20, 10 रुपये की हुई। पाँचवीं इकाई में वो 20 रुपये ही केवल देने के लिए तैयार है और बाज़ार में भी 20 ही रुपये की मिलती है, तो अब उसकी जो बचत है 0 हो गई। इसके बाद भी अगर हम इसकी पुनरावृत्ति करते हैं कीवी की, तो उपभोक्ता कम पैसे फिर देने के लिए तैयार है कि अगर इतने में मिल जाएगा तो हम ले लेंगे, नहीं तो लेंगे ही नहीं। तो मतलब बाज़ार कीमत से भी कम रेट में वो चाहता है, क्योंकि उपयोगिता उसकी अब काफ़ी कम हो गई। तो लास्ट में हम देखते हैं सीमांत उपयोगिता में जब उपयोगिता और बाज़ार का मूल्य दोनों बराबर हो जाते हैं तो वहाँ पर उपभोक्ता की बचत क्या हो जाती है, 0। और जब उपभोक्ता की बचत 0 हो जाए तो समझो वही उसके सीमांत उपयोगिता है। इसके बाद वो वस्तु को खरीदेगा नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो कुल उपयोगिता हमको प्राप्त हुई है 200 और कुल कीमत हमको प्राप्त हुई है 100, तो उपभोक्ता की जो टोटल बचत आई वो कितनी आई है, 200 माइनस 100।
तो इस प्रकार टेबल के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि उपभोक्ता की बचत क्या है। अब समझते हैं उपभोक्ता की बचत की मान्यताएं। पहली मान्यता है उपभोक्ता की बचत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। अभी हमने सारणी में देखा कि जो उपभोक्ता की बचत है ये उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है, जहाँ पर उसकी उपयोगिता शून्य हो जाती है, जहाँ पर उसकी बचत शून्य हो जाती है, अर्थात उपयोगिता और बाजार कीमत बराबर हो जाते हैं। तो वहीं पर हम ये समझते हैं कि अब ये इसके बाद वो वस्तु उपयोगी नहीं रह गई है उपभोक्ता के लिए। दूसरा यह है कि प्रत्येक वस्तु को स्वतंत्र वस्तु माना गया। ये प्रोफेसर मार्शल ने बताया है कि एक वस्तु के तुष्टि गुण पर दूसरी वस्तुओं की उपयोगिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो प्रॉपर्टी एक वस्तु की है उस पर कोई दूसरी वस्तु प्रभाव नहीं डालता है। प्रत्येक वस्तु अपने आप में स्वतंत्र होता है। ये भी उपभोक्ता की बचत का एक कारण है, क्योंकि जो वस्तु स्वतंत्र होती है उपभोक्ता अब उसी वस्तु को खरीदना चाहेगा तो उसके लिए कुछ भी रेट देने के लिए तैयार है। जो उसकी क्षमता के अंदर है उस रेट को देने के लिए तैयार है। लेकिन बाज़ार रेट हमको कम में मिल जा रहा है तो वहाँ पर वस्तु के दाम में जो बचत होगी वो उपभोक्ता की बचत के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर भी उपभोक्ता की जो बचत है तो उसकी मान्यता यही है कि प्रत्येक वस्तु को स्वतंत्र वस्तु माना गया है। तीसरा यह है बाजार में उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन आदि में अंतर एक दूसरे को नष्ट कर देती है। अगर मान लीजिए किसी कंज्यूमर की आय ज़्यादा है, रुचि उसकी ज़्यादा है या फैशन में ज़्यादा है, तो ये जो गुण हैं उपभोक्ता के ये भी बचत को प्रभावित करते हैं। क्योंकि आय अधिक है तो बाज़ार मूल्य से ज़्यादा मूल्य देने को तैयार होता है। रुचि है तब भी वो ज़्यादा मूल्य देने के लिए विवश है, और फैशन है तब भी वो ज़्यादा मूल्य देने के लिए विवश है। तो इस प्रकार अगर मुझे कम भी रेट पर मिल जा रहा है तो हमारी बचत हुई। तो बाज़ार में उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन ये भी क्या करते हैं, बचत को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आलोचनाएं। पहली आलोचना है, क्योंकि कोई भी सिद्धांत होता है तो इसमें मान्यता के साथ साथ आलोचनाएं भी होती हैं। पहली आलोचना है कि उपभोक्ता की बचत धारणा वैज्ञानिक नहीं है, इसमें कोई वैज्ञानिकता नज़र नहीं आती है। दूसरा पॉइंट यह है कि प्रोफेसर निकोलसन ने इस सिद्धांत को असत, काल्पनिक व भ्रम उत्पन्न करने वाला मानते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि उनके शब्दों में इसका क्या मतलब है कि लंदन के 100 पाउंड मध्य अफ्रीका के 1000 पाउंड के बराबर है। लंदन में 100 पाउंड मध्य अफ्रीका के 1000 पाउंड के बराबर है। तो अगर हम इस मुद्रा से नापें तो उपभोक्ता की बचत फिर कुछ और होगी। तो इसलिए प्रोफेसर निकोलसन ने इस सिद्धांत को असत्य माना है, काल्पनिक व भ्रम उत्पन्न करने वाले मानते, क्योंकि सही तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं। तीसरा ये होता है कि इससे प्रदर्शित होता है कि उपभोक्ता को संपूर्ण मांग की जानकारी होती है। जैसे हम बचत निकालते हैं तो इससे प्रदर्शित होता है कि उपभोक्ता जानता है कि हम कितना देने के लिए तैयार हैं और बाज़ार में कितना मिलता है, जबकि वास्तव में उपभोक्ता ये नहीं जानता कि हम कितना देने के लिए तैयार हैं। चौथा पॉइंट है व्यक्ति की रुचि, आय, आदत बदलने के कारण उसका बचत भी परिवर्तनशील होता है। यदि व्यक्ति की रुचि बदलेगी, आय बदलेगा, आदत बदलेगी तो उसके कारण उसकी बचत भी परिवर्तनशील होता है। अब मान लीजिए हमारी रुचि घट गई किसी वस्तु में तो हम ज़्यादा दाम देने के लिए क्यों तैयार होंगे, तो उसका बचत भी परिवर्तनशील होता है। ये इसकी चौथा आलोचना है। इसके बाद एक नई हेडिंग है प्रकट अधिमान का सिद्धांत, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हम ये समझते हैं कि प्रकट अधिमान का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत से तात्पर्य ये है कि कंज्यूमर अगर मान लो कोई दो वस्तु के संयोग देखता है ए और बी, तो ए और बी दो वस्तु में से ए को पसंद करता है तो उसके पसंद करने के दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। पहला, या तो ए बी से सस्ता होगा, पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा, या तो ए को बी से ज़्यादा पसंद करता होगा,
तो इस प्रकार दो कारण हैं, या तो ए बी से सस्ता हो सकता है और या तो ए को बी से ज़्यादा पसंद करता होगा। तो यही प्रकट अधिमान का सिद्धांत है कि क्योंकि किसी दो वस्तुओं में एक को पसंद करने के दो दृष्टिकोण हैं। और प्रोफेसर सैमुअल्सन ने भी बताया है कि आय बढ़ने पर यदि मांग बढ़ती है, आय बढ़ने पर यदि मांग बढ़ती है तो ये निश्चित है कि जब कीमत में वृद्धि होगी तो मांग निश्चित रूप से कम हो जाएगी। इन्होंने अपना सिद्धांत दिया कि अगर मान लीजिए हमारी आय बढ़ती है और मांग बढ़ जाती है तो किसी वस्तु की कीमत मान लीजिए बढ़ गई तो वास्तव में हमारी मांग निश्चित रूप से कम हो जाएगी। ये प्रोफेसर सैमुअल्सन ने बताया है और यही प्रकट अधिमान का सिद्धांत भी है। अब इसके महत्व को हम देखते हैं कि इस सिद्धांत का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहले महत्व तो यही है कि यह सिद्धांत कल्याणकारी अर्थशास्त्र को आधार प्रदान करता है कि जब कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी। एक प्रकार से मांग की अवधारणा को भी बताता है। दूसरा यह है कि ये सिद्धांत अधिक व्यवहारिक है क्योंकि इसमें उपभोक्ता अपनी समस्त आय को केवल दो वस्तुओं पर ही व्यय करता है। तो इस प्रकार से ये व्यवहारिक है कि उपभोक्ता अपनी समस्त आय को केवल दो वस्तुओं पर ही व्यय करता है। तीसरा, यह उपभोक्ता द्वारा न खरीदे जाने वाले संवेगों पर कोई ध्यान नहीं देता है। जो नहीं खरीदने के लिए संवेग उसके मन में है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, बस इस पे केवल इसी का ध्यान है कि क्या पसंद कर रहा है क्या नहीं पसंद कर रहा है। और चौथा पॉइंट है, इस सिद्धांत में केवल वस्तु की कीमत एवं उपभोक्ता के मांग का ही वर्णन होता है। तो ये 4 पॉइंट है, इसीलिए इसका महत्व बढ़ गया है प्रकट अधिमान के सिद्धांत का। इस प्रकार हम देखते हैं कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर के एक एक करके हमने 10 पार्ट हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ पढ़ा दिए हैं। इसका हमारा यही उद्देश्य है कि आपको समझने और पढ़ने के साथ साथ एक अच्छी नोट्स बनाने की कला आ जाए और उसमें कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से राइटिंग को दिखाएंगे, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से समझ जाएं ताकि हमारे मार्क्स अच्छे मिले और परसेंटेज भी हमें अच्छा प्राप्त हो। इस प्रकार हमने बीए फर्स्ट सेमेस्टर अर्थशास्त्र फर्स्ट पेपर को पूर्णतया समाप्त कर दिया। अगले वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।